विजयपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और सीधे साधे थे। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के सभी लोग उसे बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे। यही बूढ़ी माँ गांव में अपना स्वादिष्ट मटन बिरयानी का ठेला लगाती थी। ठेला तो बिल्कुल साधारण था, पर उसकी मटन बिरयानी बिल्कुल असाधारण थी। गांव के लोग वो मटन बिरयानी बहुत पसंद करते थे। बूढ़ी अम्मा रोज अपना ठेला गांव में लगाती और अपनी मटन बिरयानी की खुशबू से लोगों को खींच लाती। गरीब किसान, मजदूर, काम पर जाने वाले लोग और गांव के साधारण लोग भी उसके पास आकर मटन बिरयानी खाते थे। बूढ़ी माँ, हम तो इसे अपना नसीब समझते हैं कि हमें यहाँ गांव में रहकर इतनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी खाने मिलती है। इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्या बिरयानी बनाई है आपने? वाह बूढ़ी माँ, आपके हाथों में तो जादू है। कैसे बना लेती हो इतनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी? रोज खाता हूँ पर थकता नहीं हूँ। बेटा, ये सब सालों की मेहनत और सही मसाले, गोश्त और इंतजार का कमाल है। और बाकी तो आप लोगों का प्यार है जो इस बिरयानी को रंग लाता है। उस बूढ़ी माँ का बेटा पंकज शहर के होटल में खाना बनाने का काम करता था। बहुत दिन हुए माँ से मिला नहीं। इस शहर के काम से तो फुर्सत ही नहीं मिल रही, पर अब कुछ भी हो गांव जाकर माँ से जरूर मिलाऊंगा। आखिर उन्हें भी तो मेरी याद आती होगी। ऐसा सोचकर पंकज गांव चला आता है। कैसी हो माँ? और कैसा चल रहा है आपका वो मटन बिरयानी का ठेला? बेटा, मेरा ठेला तो अच्छा चल रहा है, पर तू वो छोड़, इतने दिनों बाद आया है। कैसा है तेरा शहर का काम? कुछ नहीं माँ, वही रोज रोज लोगों के लिए अलग अलग खाना बनाओ होटल में, और काम करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बेटा, यही तो फर्क है गांव में और शहर में। तुम शहर के लोगों को सभी चीजें जल्दी जल्दी करने की आदत है, पर हमारे गांव को देखो, कैसे लोग मन लगाकर अपना काम समय पर पूरा करते हैं। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। गांव की ये सादगी शहर में कहाँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठेला भी लगाना है, लोग इंतजार कर रहे होंगे। रोज की तरह बूढ़ी माँ अपना ठेला लगाती है। वही मटन बिरयानी की खुशबू गांव की हवा में घुल जाती है। बूढ़ी माँ, आपकी ये मटन बिरयानी तो लाजवाब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर आप ये मटन बिरयानी इतने सस्ते दाम में कैसे बेचती हैं? आपको फायदा भी होता है? देखो बेटा, अगर मैं फायदे के बारे में सोचूंगी तो बिरयानी की गुणवत्ता कम हो जाएगी और मन लगाकर अपनी बिरयानी भी नहीं बना पाऊंगी। और मेरे ग्राहक भी इस गांव के गरीब किसान और मजदूर हैं, जो रोज अपना पेट भरने की नई उम्मीद के साथ मेरे पास आते हैं, जहां उन्हें स्वाद और खाना दोनों मिल जाता है। और ये सब करके जो भी पैसे बच जाते हैं, उससे मेरा घर खर्च चल जाता है और लोगों को खाना खिलाने की खुशी भी मिल जाती है। वाह बूढ़ी माँ, आपकी ये सोच तो सच में बहुत अच्छी है, पर आपकी ये मटन बिरयानी तो उससे भी अच्छी है। ऐसे ही रोज लोग आते, मटन बिरयानी खाते और बूढ़ी माँ की तारीफ करके चले जाते। एक दिन बूढ़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे डॉक्टर को घर बुलाना पड़ता है। देखिए भाई साहब, आपके माँ की अब उम्र हो गई है। इस उम्र में कमजोरी आना आम बात है। इन्हें वक्त पर खाना पानी देते रहना, कम से कम 10 दिन तो इन्हें घर में रहकर ही आराम करना होगा, और दवाइयाँ देते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है, इसलिए अपना ठेला नहीं लगा पाती। एक दिन गांव का साहूकार घर आता है। अरे बूढ़ी अम्मा, मेरे कर्ज के पैसे कब लौटा रही है तू? याद है ना, पूरे 10,000 रुपए देने बाकी हैं अभी। देखो बेटा, अभी मैं बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए ठेला नहीं लगा पा रही। मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। पर बूढ़ी अम्मा, तूने तो मुझे जबान दी थी कि तू मेरे सारे पैसे कल तक दे देगी, इसलिए मुझे आज तेरे घर आना पड़ा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे पैसे दो, वरना मुझे मजबूरी में तेरी जमीन और ठेला जब्त करना होगा। देखिए साहूकार जी, आप शांत हो जाइए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लगभग 5,000 रुपए अभी मैं आपको दे सकता हूं, पर आप हमें कुछ दिन और दीजिए, हम सारे पैसे लौटा देंगे।
देखो भाई साहब, तुम्हारी माँ ने जुबान दी थी और मैं पूरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। देखिए साहूकार जी, आप एक काम कीजिए, हम आपको 10,000 के बदले 11,000 दे देंगे, पर कुछ और दिन दीजिए, आपके पैसे जल्दी दे देंगे। वाह, ये आदमी तो फायदे की बात कर रहा है। 10 की जगह 11,000 मिल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूं, पर 2 हफ्ते में मुझे सारे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर पूछने भी नहीं आऊंगा और ठेला और जमीन लेकर ही जाऊंगा। समझ गए? ऐसा बोलकर वो साहूकार वहां से चला जाता है। बेटा पंकज, हमारे पास पूरे 10,000 नहीं थे और तूने उसमें 1,000 और जोड़ दिए। इतने सारे पैसे कैसे दे पाएंगे? मेरा ठेला चालू होता तो दे भी देती, पर अब ये बीमारी पता नहीं कब ठीक होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गांव के लोग रोज बूढ़ी माँ के इंतजार में उस जगह पर रुक जाते हैं, पर निराश होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो भूखे पेट काम करने की नौबत आ गई। लोग बड़ी आस के साथ मटन बिरयानी खाने आते, पर खाली हाथ ही वापस चले जाते। भले ही मैंने होटल में खाना बनाया है, मुझे अलग अलग खाना बनाना आता है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं माँ जैसी स्वादिष्ट मटन बिरयानी नहीं बना सकता। वहां होटल में तो सटीक माप और विदेशी मसालों का उपयोग किया जाता है, पर यहां मेरी माँ सब कुछ अंदाजे, अनुभव और दिल से डालकर ये बिरयानी बनाती है। पता नहीं अब उस साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। कुछ दिनों में बूढ़ी माँ ठीक हो जाती है और अपना ठेला रोज की तरह लगाने लगती है। कई सारे लोग उसके ठेले पर आते हैं, जिन्हें मटन बिरयानी के इस अनोखे स्वाद के लिए इतने दिन इंतजार करना पड़ा था। पता नहीं अब कैसे पैसों का बंदोबस्त करेंगे हम। वो जमींदार बहुत मतलबी है, अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो ठेला भी लेकर जाएगा। बेटा, अब तो 5 दिन ही बाकी हैं। पता नहीं कैसे पैसों का बंदोबस्त करेंगे। तू चिंता मत कर माँ, सब ठीक होगा। मुझे शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। बोल रहा था कि अपने इस गांव के पास ही उसके बेटे की शादी है और शादी में मटन बिरयानी चाहिए। अगर आप बना दोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे हमें। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं बिरयानी बना दूंगी। पर माँ, आप सच में इतनी सारी बिरयानी एक दिन में बना दोगी? अरे बेटा, मुझे तो आदत है, तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी बिरयानी। ठीक है माँ, तो फिर मैं जल्दी से दोस्त से बोलकर एडवांस में पैसे मांगता हूँ और सारा सामान लाता हूँ। पंकज दुकान पर जाता है और अच्छी क्वालिटी का मटन लेता है। दुकान से अच्छे चावल और माँ ने बताए हुए मसाले लाता है। घर के बाहर बूढ़ी माँ ने चूल्हे पर एक पुराना भारी पतीला चढ़ाया। उन्होंने मटन को मसाले, दही और अपने खास देसी घी में हाथों से मिलाया। बाद में थोड़ी देर मटन और मसालों को सोखने के लिए रख दिया। कुछ समय बाद बिरयानी को दम पर लगा दिया। वो घंटों तक चूल्हे के पास बैठी रहीं, हल्की आंच को नियंत्रित करती थीं और बीच बीच में गुनगुनाती रहती थीं। यह धैर्य और जुड़ाव पंकज को हैरान कर गया। जहां वो शहर में जल्दी जल्दी में खाना बनाता था, वहां आज अपनी माँ की ये कला देखकर वो भी हैरान हो गया। कुछ घंटों बाद मटन बिरयानी बनकर तैयार हो गई। सब कुछ ठीक है ये देखने के लिए पंकज ने थोड़ी बिरयानी खाकर देखी। जैसे ही पंकज ने बिरयानी का पहला निवाला लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ बिरयानी नहीं थी, यह थी बचपन की यादें, माँ का प्यार और उस मिट्टी का स्वाद जहां वह पला बड़ा था। उसने माँ से पूछा, माँ, मैं शहर में तो कई प्रकार का खाना बनाता हूँ, पर आपके जैसा स्वाद मेरे खाने में नहीं आता। कैसे बना लेती हो आप इतनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी? बेटा, रसोई और जिंदगी दोनों में हर चीज को मापा नहीं जाता। ये अंदाज है, मसालों का अंदाज, आग का अंदाज और सबसे जरूरी, जिसके लिए खाना बना रहे हो उसके प्यार का अंदाज। तुम शहर में सब कुछ जल्दी जल्दी मशीनी तरीके से करते हो, लेकिन असली स्वाद उसे पकाने के लिए समय और सब्र चाहिए। जब तुम सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हो तो स्वाद खो जाता है। जब तुम प्रेम और दिल से काम करते हो तो जादू होता है। वो मटन जो मैंने धीरे धीरे पकाया, वो सिर्फ पका हुआ गोश्त नहीं है, वो धैर्य का फल है।
बेटा तकनीक अच्छी है, पर बुनियादी जड़ों को मत भूलो। माँ की ये बातें सुनकर पंकज को असली रसोइये का मतलब समझ में आ गया। माँ, मैं समझ गया हूँ कि सफलता सिर्फ तेज और आधुनिक होने में नहीं है, बल्कि अपने मूल से जुड़े रहने, धैर्य रखने और हर काम को दिल से करने में है। बूढ़ी माँ पंकज को देखकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन पंकज वो बिरयानी पहुंचाकर पैसे लेकर आता है। माँ, शादी में सभी लोगों को वो बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और बोल रहे थे कि अगर किसी का बिरयानी का ऑर्डर होगा तो वो हमें ही मिलेगा। बूढ़ी माँ ये बात सुनकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों में वो साहूकार का कर्ज चुका देते हैं। बूढ़ी माँ का ठेला और घर बच जाता है और बाद में रोज की तरह बूढ़ी माँ मटन बिरयानी बेचकर लोगों में अपना प्यार और बिरयानी का स्वाद बांटने लगती है।